माइकलसन मॉर्लेस एक्सपेरिमेंट। आज का टॉपिक जो है वो माइकलसन मॉर्लेस एक्सपेरिमेंट है। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले ये देखते हैं कि माइकलसन मॉर्लेस एक्सपेरिमेंट जो था उसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, उस टाइम में जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया था माइकलसन मॉर्ले 2 साइंटिस्ट के द्वारा, उस टाइम हमें ये मालूम था कि कोई भी वेव्स, चाहे वो साउंड वेव, वाटर वेव्स है, वो किसी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती है। तो हमें ये भी मालूम था कि उस टाइम की लाइट जो थी वो भी एक वेव के लाइट भी एक तरह की वेव के रूप में होती है, तो वो भी प्रोपोगेट करती है किसी मीडियम के थ्रू। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने ये कंसीडर किया कि ईथर का एग्जिस्टेंस होता है और ईथर जो होता है वो मीडियम होता है लाइट वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए। तो अब हमें ये मालूम है कि इसमें माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कि जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है और सन स्टेशनरी है, उसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अर्थ के रिलेटिव में ईथर को स्टेशनरी रेस्ट मीडियम लिया था, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो ली गई थी सेम सी ली गई थी, जो सभी डायरेक्शन में सेम थी। अब देखिए, इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो एक ऑप्टिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। और इंटरफेरेंस प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरफेरेंस प्रिंसिपल या इंटरफेरेंस फिनोमेना जो होता है वो, जैसे मान लो अगर 2 और मोर देन 2 वेव्स या 2 से अधिक वेव्स सुपर इम्पोज या इंसिडेंट होती हैं, तो उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस का जो चेंजेस होता है, उसकी वजह से उस फेज डिफरेंस के चेंजेस की होने की वजह से या तो एम्पलीट्यूड कम होती है या ज़्यादा होती हैं। यदि फेस डिफरेंस आउट ऑफ फेस होता है तो इंटेंसिटी वहाँ 0 होगी, और अगर सेम फेस रहेगा तो इंटेंसिटी वहाँ बढ़ेगी। और एम्पलीट्यूड, और जो जहाँ तक एम्पलीट्यूड की बात है, तो जब फेस डिफरेंस सेम रहता है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जब फेस डिफरेंस आउट ऑफ फेस चले जाता है तो एम्पलीट्यूड जो है वो मिनिमम होगा। तो अब हम इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ हम उसको डिराइव भी करेंगे। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में क्या क्या है। सबसे पहले ये इंटरफेरेंस पैटर्न पे है, तो मैंने जो इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है वो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दी है थोड़ा। अब आप इसको आगे देखते हैं। फ्रॉम द फिगर, अब इस फिगर 6.1 से देखिए, ऐसे एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स फ्रॉम द सोर्स फॉल्स ऑन अ पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P विच इज़ केप्ट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब कि ये ऐसे एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जो एक पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P पर जब के थ्रू पर इंसिडेंट होता है, जब ये ऐसे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, तो लाइट जो होती है सोर्स एस से वो पार्शियली सिल्वर ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट होगी, जो कि 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है वर्टिकल के साथ। तब उसके बाद देखिए द लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेट P जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करेगा प्लेन मिरर M1 के लिए, और पार्शियली ट्रांसमिट करेगा प्लेन मिरर M2 के लिए। यानी एक रे यहाँ M1 के लिए और एक रे M2 के लिए। पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करेगा और पार्शियली ट्रांसमिट भी करेगा। पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा M1 मिरर के टूवर्ड्स और पार्शियली ट्रांसमिट करेगा M2 मिरर के टूवर्ड्स। अब देखिए, M1 and M2 are two perfectly reflecting mirrors which are kept mutually perpendicular to each other and are equidistant from the plate P। M1 और M2 जो हैं
M1 और M2 ये दोनों 90 डिग्री पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और इसके साथ ये भी है कि ये इक्वी डिस्टेंस है प्लेट P से, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हैं प्लेट P से। अब देखें द लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M1 and M2 reunite at the plate P due to superposition of which interference fringes are formed। देखिए मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम में कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस फिनोमेना पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर M1 एंड M2 से वो रीयूनाइट हो रही है प्लेट P पर, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं। दीज फ्रिंजेस आर सीन बाय मीन्स ऑफ ए टेलीस्कोप टी, जो और ये फ्रिंजेस हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से। अब आगे हम देखते हैं इट में भी मेंशन हियर दैट टू कीप द सिमेट्री ऑफ बोथ द ऑप्टिकल पास another plate P dash known as compensating plate of the same thickness and same material as that of the plate is kept exactly parallel to the plate P in the path of the mirror M2। देखिए यहाँ हमने मेंशन किया है कि अगर हमें ऑप्टिकल पाथ की दोनों ऑप्टिकल पाथ की सिमेट्री को मेंटेन रखना है तो अनदर प्लेट P डैश हमने, जैसे कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं, उससे एग्जैक्टली हमने पैरेलल रखा है प्लेट P के मिरर M2 के पाथ में। पर इसे हमने बट वी हैव नॉट शोन दिस प्लेट इन फिगर 6.1, तो इस प्लेट को हमने इस फिगर 6.1 में नहीं दिखाया। द एपरेटस केप्ट इनसाइड अ वेसल कंटेनिंग मर्क्यूरी, एपरेटस को रखा है वेसल में जिसमें मर्क्यूरी है, सो दैट द एपरेटस कैन इजीली बी रोटेटेड टू चेंज इट्स डायरेक्शन। हमने एपरेटस को एक वेसल में रखा है जो कि जिसमें मर्क्यूरी है, ताकि जो एपरेटस है वो इजीली रोटेट हो सके और अपना डायरेक्शन चेंज कर सके। अब देखिए थियोरेटिकली अब इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। तो हमने जो P डैश प्लेट जो थी, जो कंपनसेटिंग प्लेट बोलते हैं, वो हमने 6.1 फिगर में नहीं ली थी, पर इस फिगर में हम प्लेट P एंड प्लेट P डैश दोनों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, लेट द apparatus be kept such that the direction PM2 is along the direction of motion of earth relation to the ether। apparatus को लेट किया हमने जो इस तरह से है कि जो PM2 जो है PM2 is along the direction of motion, मतलब डायरेक्शन PM2 जो है वो अर्थ के मोशन के डायरेक्शन में है रिलेटेड टू इथर के रिलेशन में। अब देखिए v इज़ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड v हमने ली है यदि अर्थ ईथर के रिलेटिव में, ईथर को हम एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। अब देखिए देयरफॉर डूरिंग द टाइम द लाइट रे रीचेस, अब ड्यूरिंग द टाइम तो लाइट रे जो पहुंचती हैं रीच होती हैं फ्रॉम द मिरर M1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेट P, मतलब प्लेट P से रिफ्लेक्शन होने के बाद ड्यूरिंग द टाइम द लाइट रेस रीचेज द मिरर M1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेट P से रिफ्लेक्शन होने के बाद ड्यूरिंग द टाइम लाइट रे जब पहुंचती हैं मिरर M1 पर प्लेट P से रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो द मिरर फ्रॉम पोजीशन M1 विल मूव टू M1 डैश, तब मिरर की जो पोजीशन होगी वो M1 से M1 डैश हो जाएगी। M1 पोजीशन से M1 डैश हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद बट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन M1 डैश, और वो रिफ्लेक्ट होगी अपनी पोजीशन M1 डैश से। अब देखिए इफ tu इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द प्लेट P टू द मिरर M1 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मिरर M1 फ्रॉम द प्लेट P इज L1। देखिए tu हमने यदि लिया है, टाइम है जो कि लाइट लेती है
प्लेट पी से मिरर M1 के लिए ट्रैवल करने के लिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मिरर M1 का प्लेट पी से वो क्या है L1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है M1 से M1 मिरर से लेकर प्लेट पी तक का वो क्या है L1। अब देखिए देन M1 डैश इक्वल टू VTU है। M1 डैश जो है वो हमने VTU लिया है और PM1 को हमने L1 लिया है। PM1 को हमने L1 लिया है। अब PM1 को हमने L1 लिया है। उसके बाद देखिए PM1 डैश को हमने CTU लिया है। PM1 डैश को हमने CTU लिया है। वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इथर जो कि एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें लाइट की जो स्पीड है उससे C लिया है। अब देखिए ट्राइंगल PM1 डैश लिया है। PM1 डैश लिया है इसने, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमने वो ट्राइंगल PM1 डैश जो ट्राइंगल लिया उसके अकॉर्डिंग PM1 डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू PM1 का स्क्वायर प्लस PM1 डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू PM1 का स्क्वायर प्लस M1 डैश का स्क्वायर। अब PM1 डैश की वैल्यू रख दी हमने CTU का स्क्वायर इज इक्वल टू PM1 की जगह L1 का स्क्वायर प्लस VTU का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से CTU का स्क्वायर और VTU का स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ जाएगा TU स्क्वायर, तो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इंटू TU स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर। L1 स्क्वायर को एज इट इज़ हम राइट हैंड साइड में ही रखेंगे। अब एक काम कीजिए आप नेक्स्ट स्टेप में TU को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर जो है उसे नीचे ले जाओ, तो L1 का स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया, डायरेक्ट मैंने TU इक्वल टू रूट ओवर L1 का स्क्वायर अपॉन TU इक्वल टू रूट ओवर L1 का स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर लिख दिया। एक स्टेप स्किप कर दिया इसमें, डायरेक्ट कर दिया, वो आप लोग कर लोगे, मतलब उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है उस स्टेप को। द सेम विल बी टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M1 टू द प्लेट P बिकॉज द प्लेट P विल नाउ बी इन पोजिशन P डैश। देखिए अभी सेम देखो टाइम टेकन बाय द लाइट जो ट्रैवल करती है जब मिरर M1 जो है प्लेट P पे आएगा, क्योंकि प्लेट P जो है वो पोजीशन P डैश पर है, मतलब प्लेट P जो है वो पोजीशन P डैश पर है। अब देखिए हेंस द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेट P टू द मिरर M1 एंड देन बैक फ्रॉम द मिरर M1 टू द प्लेट P इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ और द apparatus इज T1 इक्वल टू 2TU इक्वल टू 2L1 अपॉन रूट ओवर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। देखिए तो टोटल टाइम जो है लाइट को ट्रैवल करने के लिए प्लेट P से मिरर M1 में और फिर वो दोबारा वापस हो जाती है मिरर M1 से प्लेट P में, वो तो उसको हमने कंसीडर किया मैथमेटिकली T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TU इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 अपॉन रूट ओवर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब क्या कीजिए T1 इक्वल टू 2L1 अपॉन C को कॉमन ले लिया और इसको उन्होंने तो रूट के अंदर ले लिया 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। C को अगर उन्होंने C स्क्वायर को कॉमन लिया है रूट में, उस स्टेप को मैंने स्किप कर दिया, तो जब C स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे उसके बाद उसको बाहर करेंगे तो C बचेगा, यानी लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 2L1 अपॉन C इंटू रूट ओवर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे T1 इक्वल टू 2L1 अपॉन C इंटू
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। देखिए ये डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, रूट का मतलब क्या है, इसको पावर में 1/2 होता है। 1/2 हम लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। तो जब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। तो टोटल पूरा क्या हो जाएगा, ये स्टेप T1 इक्वल टू 2L1 अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2। अब आगे देखिए T1 इक्वल टू 2L1 अपॉन सी। अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लगाया है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा पूरा स्टेप T1 इक्वल टू 2L1 अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ले लो उसको। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिया था TU इक्वल टू L1 अपॉन रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए फ्रॉम द लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेट पी, अगर प्लेट पी से लाइट रिफ्रैक्ट होती है और ट्रेवलिंग करती है मिरर M2 के टूवर्ड्स, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं, तो द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू अर्थ और एपेरेटस जो है, या जैसे अर्थ लिया है उसके रिलेटिव में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c माइनस वी होगी, क्योंकि डायरेक्शन जो है लाइट का वो एपेरेटस के मोशन के अलोंग है। अब देखिए L2 इज़ द डिस्टेंस ऑफ मिरर M2 फ्रॉम द प्लेट P। क्या बोल रहा है ये, प्लेट P से मिरर M2 के बीच में M2 मिरर से प्लेट P का जो डिस्टेंस है अच्छा, अब देखिए L2 जो इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मिरर M2 फ्रॉम द प्लेट P। अब प्लेट P से जो मिरर M2 का जो डिस्टेंस है, मतलब इस डायग्राम से देखिए आप, तो टाइम ट्रेवल जो है लाइट का प्लेट P से मिरर M2 के लिए वो होगा TF इक्वल टू L2 अपॉन C माइनस V, इक्वेशन नंबर 3। एक्चुअली अपन ने ये जो L2 जो डिस्टेंस लिया है मिरर M2 का प्लेट P से, उसको हमने डायग्राम में कंसीडर नहीं किया है। तो देखिए L2 इज़ द डिस्टेंस ऑफ मिरर M2 फ्रॉम द प्लेट P। तो टाइम ट्रेवल जो है लाइट का प्लेट P से मिरर M2 के लिए वो TF इक्वल टू L2 अपॉन C माइनस V, इक्वेशन नंबर 3 लिया। अब व्हाट फॉर द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M2 ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द प्लेट P। अब देखिए और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर M2 से ट्रैवल होकर प्लेट P के टूवर्ड्स, तो स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव जो होगी एपेरेटस के लिए, एपेरेटस के रिलेटिव में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, C प्लस वी। यहाँ अर्थ के रिलेटिव में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, C माइनस वी, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट रिलेटेड टू द एपेरेटस विल बी C प्लस बी होगी। वहाँ रिफ्रैक्शन था, यहाँ रिफ्लेक्शन था, दोनों में ये अंतर है। बिकॉज नाउ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एपेरेटस। अब देखिए क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट ट्रैवल करी उसका जो डायरेक्शन है वो एपेरेटस के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है। हैंस द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर M2 टू प्लेट P, मिरर M2 से प्लेट P के लिए जो लाइट ट्रेवल करने का जितना टाइम है वो है TB इक्वल टू L2 अपॉन C प्लस V, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेट P टू द मिरर M2 एंड देन फ्रॉम द मिरर M2 बैक टू द प्लेट P। देखिए अब हम टोटल टाइम जो है लाइट जो ट्रैवल करती है प्लेट P से मिरर M2 में और फिर वापस M2 से प्लेट P में जा रही है, दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ और द एपेरेटस इज़ T2 इक्वल टू TF प्लस TB। अब देखिए T2 इक्वल टू TF प्लस TB,
तो अगले स्टेप में T2 इक्वल टू, अब टी एफ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे L2 अपॉन सी माइनस बी, और टी बी की पुट करेंगे L2 अपॉन सी प्लस बी, L2 अपॉन सी प्लस बी। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू LCM निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू 2L2 इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब क्या करूँ, T2 इक्वल टू 2L2 अपॉन सी, अब यहाँ पे इन्होंने सी को कॉमन लेके सी को बाहर कर दिया, तो 2L2 अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या किया देखिए, T2 इक्वल टू 2L2 अपॉन सी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल टू द पावर -1। ये डिनोमिनेटर में था, इसे न्यूमरेटर में ले गए, तो ये इसका पावर में 1 था, कुछ नहीं तो 1 मानते हम पावर में, तो ऊपर गया तो ये -1 हो गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगाएंगे, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब वो बाइनोमियल एक्सपेंशन को इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, वो आपको मालूम ही होगा। तो अब देखिए उसको, जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, T2 इक्वल टू 2L2 अपॉन सी, तो एज इट इज़ रहेगा, पर ये जो है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5, दस डिफरेंस इन द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ द लाइट इन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1। अब टाइम ट्रेवल कर रहा लाइट का, उसका डिफरेंस क्या होगा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होगा डेल टी से डिनोट किया से, जिसे हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अब डेल टी इक्वल टू, अब T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से लिख दीजिए, तो 2L2 अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा यहाँ पे। सी स्क्वायर तो ये होगा डेल टी इक्वल टू 2L2 अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2L1 अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर। अब देखिए डेल टी इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन सी प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू 2L2 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 6 ले लिया। अब पाथ डिफरेंस जो होगा लाइट रेज का जब ट्रैवल करते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू सी डेल टी। तो क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू सी डेल टी इज इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2L2 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए, नाउ द एंटायर apparatus इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं एंटायर apparatus को, so that the PM1 of the apparatus becomes along the direction of the motion of the earth, and the arm PM2 becomes perpendicular to the direction of the motion of the earth, that is the length L1 and L2 are mutually interchanged। देखिए एंटायर apparatus जो है वो हमने रोटेट किया 90 डिग्री एंगल से, तो PM1 जो है apparatus का वो अर्थ के मोशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा, और जो आर्म PM2 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा अर्थ के मोशन के डायरेक्शन के, यानी लेंथ L1 और L2 जो है आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए, नाउ द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम P टू M1 एंड देन फ्रॉम M1 बैक टू P इज T1 डैश इक्वल टू 2L1 अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम P टू M2 एंड देन फ्रॉम M2 बैक टू P is T2 dash equal to 2L2 upon C into 1 plus V square upon 2C square. That is difference in time of travel of light in the two directions is del T equal to T2 dash minus T1 dash. अब इनकी वैल्यू रख दो, तो del T equal to 2L2 upon C into 1 plus V square upon 2C square minus 2L1 upon C into 1 plus V square upon C square। अब उसको फर्दर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो डेल टी इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1 अपॉन सी प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू L2 माइनस 2L1, इक्वेशन नंबर 7। अब पाथ डिफरेंस डेल एक्स डैश लिया यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स डैश इज इक्वल टू सी डेल टी डैश इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू L2 माइनस 2L1, इक्वेशन नंबर 9। अब क्या है देखिए, द चेंज इन पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू डायरेक्शंस, दो अलग अलग
डायरेक्शन से जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस जो कि चेंज हो रहा है, एपेरेटस को 90 डिग्री से हमने रोटेट कराया है, तो उसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू डेल एक्स माइनस डेल एक्स डैश। तो ये जो डेल एक्स जो निकाला था हमने इक्वेशन नंबर 7 में, और ये जो इक्वेशन नंबर 8 में निकाला है, इक्वेशन नंबर 9 में सॉरी, डेल एक्स डैश, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक्स होगा, और उस एक्स को हम बोलते हैं चेंज इन पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू डायरेक्शन। तो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1 माइनस ऑफ 2 इंटू L2 माइनस L1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू L2 माइनस 2L1। एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू L2 माइनस L1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2L2 माइनस L1 माइनस 2 इंटू L2 माइनस L1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू L2 माइनस 2L1, इक्वेशन नंबर 10 लिया है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू L1 प्लस L2, इक्वेशन नंबर 10। इसको सॉल्व करने के बाद इन द माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट L1 इक्वल टू L2 11 मीटर लिया, V इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एंड C इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड लिया। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे ये सब, तो 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर इंटू 11 प्लस 11 यानी 22 इंटू 10⁻⁻8 मीटर थी। अब देखिए येलो लाइट के लिए मीन वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग है, विच इज़ आल्सो इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब देखिए नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट है, कितने नंबर इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ है तो नंबर ऑफ फ्रिंज भी फॉर्म होंगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई हैं वो n से डिनोट करता है स्मॉल n से, तो स्मॉल n इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा, उसका फॉर्मूला लाए। तो x हमने निकाला था 22 इंटू 10⁻⁸ मीटर और लैम्डा 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर मीन वेवलेंथ। तो n इक्वल टू 22 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁷ है, तो सॉल्व करेंगे तो 0.4 हमें मिलेगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई वो 0.4 है, जिससे हम, तो n इक्वल टू 0.4 नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ये निकल गया हमारा। अब देखिए ये जो डायग्राम है, पोजीशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू सन एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ। अब 6 मंथ के इंटरवल पर, 6 मंथ के इंटरवल पे अर्थ की पोजीशन जो कि सन के रिलेटिव में क्या होगी वो देखेंगे। दस देयर मस्ट बी अ शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस बाई 0.4 टाइम्स, तो शिफ्ट होगा फ्रिंजेस का 0.4 टाइम्स के द्वारा होना चाहिए। द फ्रिंज विड्थ व्हेन द apparatus इज टर्न बाई 90 डिग्री, तो फ्रिंज विड्थ जो होगी जब apparatus जो है टर्न होता है 90 डिग्री के द्वारा, तो द apparatus was quite sensitive to measure this fringe shift, but experimentally no fringe shift was observed even when the experiment was observed quite carefully and was repeated several times। तो देखिए apparatus को हम काफ़ी सेंसिटिव था, तो मेजर क्वाइट सेंसिटिव टू मेजर दिस फ्रिंज शिफ्ट, बट एक्सपेरिमेंटली जो कोई फ्रिंजेस हमें ऑब्जर्व नहीं हुई, जबकि हमने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया केयरफुली और सेवरल टाइम्स रिपीट भी किया। तो हम इट वाज देन एज्यूम डेट प्रोबेबली एट द टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एट पोजीशन ए शोन इन फिगर 6.3, ये फिगर 6.3 जो हमें लिया है इसमें ए पोजीशन जो है, द वेलोसिटी वी ए बी ऑफ द एब्सोल्यूट फ्रेम दैट इज इथर, यानी वेलोसिटी वी ए बी जो है एब्सोल्यूट फ्रेम की, ये जो वी ए बी वेलोसिटी हमने जो ली है ये है सन के रिलेटिव में, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू इथर वाज वी इक्वल टू 0 और अर्थ वाज स्टेशनरी रिलेटिव टू इथर, या फिर अर्थ जो है स्टेशनरी और इथर के रिलेटिव में। तो एज अ रिजल्ट द फ्रिंज शिफ्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, एज अ रिजल्ट द फ्रिंज विड्थ एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू L1 प्लस L2 विल ऑल्सो भी 0, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ v जो है ये 0 हो जाएगा ना। अर्थ की वेलोसिटी जो इथर के रिलेटिव में है वो 0 है, तो उसको जब हम लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो नाउ आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने के बाद देखिए पोजीशन बी जो है वो फिगर 6.3 में द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू अर्थ वुड बिकम
2v and the fringe width would be 4 times if the experiment is done after 6 month। देखिए फिगर 6.3 में दिखाया है पोजीशन बी पर जो अर्थ की जो वेलोसिटी है ईथर के रिलेटिव में वो 2v हो गई है और फ्रिंज शिफ्ट जो है वो 4 गुना यानी 4 टाइम्स होगा यदि इफ़ द एक्सपेरिमेंट डन आफ्टर 6 मंथ, यदि हम 6 मंथ बाद एक्सपेरिमेंट को करते हैं तब 4 टाइम्स होगा फ्रिंज विड्थ। अब देखिए बट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व बाय माइकलसन एंड मॉर्ले इवन व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्जर्व, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। तो कोई फ्रिंज शिफ्ट जो है ऑब्जर्व नहीं हुई थी माइकलसन मॉर्ले इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने पर, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव रिजल्ट, अब इन नेगेटिव रिजल्ट से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है देखिए। फॉर द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज जीरो रिलेटिव टू द अर्थ और द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज c in all direction। In other words, the speed of light must be c in all the direction related to all inertial frames। देखिए अर्थ की जो वेलोसिटी है ईथर के रिलेटिव में, या फिर इसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c है ऑल डायरेक्शन में। दूसरे शब्दों अदर वर्ड्स में अगर बोलें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c होती है जो कि ऑल डायरेक्शन में रिलेटिव होती है ऑल इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। इन अदर वर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी c इन ऑल द डायरेक्शन रिलेटेड टू ऑल इनर्शियल फ्रेम, यानी अदर वर्ड्स में बोलते तो स्पीड ऑफ लाइट जो है c होती है मस्ट बी c इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब ऑल डायरेक्शन में रिलेटिव टू ऑल इनिशियल फ्रेम, मतलब ऑल इनिशियल फ्रेम के रिलेटिव में सभी डायरेक्शंस में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c होती है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स और ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि लाइट की स्पीड जो होती है वो सोर्स या ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। तो इफेक्ट ऑफ ईथर और प्रिविलेज्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल, और ईथर का जो इफेक्ट या प्रभाव जो था या प्रिविलेज्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो भी ऑब्जर्वेबल नहीं था। दस द रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मॉर्लेस एक्सपेरिमेंट इज अपोजिट टू द रिजल्ट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए ये जो रिजल्ट है माइकलसन मॉर्लेस एक्सपेरिमेंट ये अपोजिट था रिजल्ट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इथर इज टू बी स्टेशनरी इज फाउंड टू बी रॉन्ग, और जो इथर का जो कॉन्सेप्ट ने लिया था एग्जिस्टेंस ऑफ इथर का कि वो इथर स्टेशनरी है वो भी रॉन्ग था। अब इसी नेगेटिव रिजल्ट, अब ये इस टॉपिक में जो हमने नेगेटिव रिजल्ट जो मिला है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का, उसी बेस पे आगे हम स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी को भी देखेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो नेगेटिव रिजल्ट जो मिला माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से, उसी के थ्रू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट दिए थे आइंस्टाइन ने, उसे हम आगे के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट टॉपिक में पढ़ेंगे।